शॉर्टकट, गलत रास्ता, चाहे वो ड्रग्स वाली बात कर रहे हैं, दूसरे भी कई गलत रास्ते हैं। वो रास्ते हर व्यक्ति को के लाइफ के अंदर आते हैं। मैं चोरी कर लूँ, बड़ा आसान काम है। अर्न करके कोई चीज़ लाना बड़ा मुश्किल काम है। बचपन में कैसे आपको वो चीज़ को हैंडल कर लेता है कोई, एक तो उसका बड़ा इफेक्ट हो। नारी समाज ठीक है तो देश ठीक चलेगा, ये हमारे दिमाग के अंदर डाला गया, क्योंकि नारी ही जन्मदाता है जी। आदमी को भगवान ने ये पावर नहीं दी कि यू कैन गिव बर्थ टू अनदर पर्सन, ओनली नारी को दी है। जो आज से 50 साल पहले जो बोलते थे ना जी, उसने कह दिया जी पत्थर ते लकीर है, आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से। आज एफिडेविट भी ले लो तो वो आदमी वो काम नहीं कर पाता कि जो उसने एफिडेविट भी दिया हुआ है। ये फर्क क्यों? दिल को सुंदर कैसे बनाना है, ये कोई पाठशाला ही नहीं है। आप देखोगे सुबेरे का अखबार, किसी दिन का अखबार उठा के देख लो, जो मुख्य पृष्ठ के ऊपर अगर 25 खबरें हैं तो उसके अंदर 15 खबरें नेगेटिव होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्डिंग विजडम पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, जहां हम सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं करते हैं बल्कि कहानियों और अनुभवों के माध्यम से जीवन जीने का एक ज़रिया ढूंढते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे शख्स जिनका एक शब्द में परिचय देना असंभव है। ये हैं समाज सेवी, नेता और एक लेखक, माननीय श्री संजय टंडन जी। तो आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को और जानते हैं उनके अनुभवों से अपनी लाइफ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनफोल्डिंग विजडम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो सर, इस पॉडकास्ट में हमारा गोल रहता है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं उनके लेसन से हम सीख पाएँ और उनके जो भी लर्निंग्स हैं पूरे लाइफ की वो हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, ताकि उनको अपनी लाइफ में रादर देन अपनी गलतियां सीखने से वो लोगों के जिनका खुद का अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अनुभव रहा है उनकी सीख से वो सीख सके। तो मतलब जिसने सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं आप ऐसे आदमियों को ढूंढते हो? नहीं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज़ में, लाइफ का बहुत अनुभव रहा है। तो जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो तो लोगों को पता ही है, बट इसके अलावा आप एक लेखक भी हैं। आपका खेलों में भी काफ़ी अनुभव रहा है, खेल के क्षेत्र में भी। तो सर, आपको एज अ पॉलिटिशियन बहुत लोग जानते हैं, बट अगर हम उससे पीछे जाएं तो मैं जानना चाहूँगी कि उससे पहले की लाइफ कैसी थी, आपका बचपन कैसा था, उसके बाद आपकी स्कूलिंग वाला टाइम वो कैसा था, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरा जन्म अमृतसर में हुआ, एक बहुत ही सिंपल परिवार में। और जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी उस समय एमएलए थे पंजाब में और अमृतसर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मेरे मदर जो है वो पहले टीचर रहे हैं, लेकिन जब हमारे जन्म के बाद से फिर वो नेचुरली ज़रा बच्चों की देख रेख में उनका जो प्रोफेशन छूट गया। आई वुड से कि घर से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत छोटा होता था मैं तो पिताजी जो है ना, एक बार वो कोई 150 के करीब ना बुक्स लेके आए। वो बिल्कुल पतली पतली बुक्स थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो सब लोग कोई वो कार्टून्स वाली वो पढ़ते थे या कोई ऐसे कोई इधर उधर की कोई नॉवेल्स पढ़ते थे, या हमारे पिताजी जो लेकर आए उसमें वो सारी कहानियाँ थी जो देश के महापुरुषों की कहानियाँ थी। कोई एक बुक जो होएगी कोई
30-40 पेजेस की बुक्स थी वो सारी। कोई महाराणा प्रताप की थी, कोई छत्रपति शिवाजी की थी, कोई लाला लाजपत राय की थी, कोई रानी झांसी की थी, कोई भगत सिंह की थी। उनकी लाइफ के जो अलग अलग जो उनसे शिक्षाएं समझ लो, तो हमें पापा रोज़ पूछते थे, अच्छा आज कोई किताब पढ़ी है? तो अच्छा होता क्या है कि जब आप 7-8 साल के होते हो ना, तो आपका भी दिल थोड़ा शैतानी का करता है कि थोड़ा सा कुछ इधर उधर कोई घूमे, कोई लोटपोट पढ़ लें। जी। कोई उस समय लोटपोट ही आती थी, एक बच्चों की, एक चंपक, चंदा लोटपोट। मामा एक आती होती थी, एक चंपक आती होती थी, ऐसे। तो वो जिसमें फिर अमर चित्र कथा जो है एक वो आती थी, तो जो फोटोग्राफ्स वाली होती थी, तो एज ए यंगस्टर आपको एक अच्छा लगता था कि कुछ एक विजुअल भी साथ साथ, जैसे आज वीडियो हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन जस्ट दी ऑडियो। तो उस समय एक वो था। लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियल ईयर्स में जब आप एक बच्चे के माइंड के ऊपर एक इम्प्रिंट छोड़ते हो, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी। मेरे बच्चे हुए तो मेरे 3 बेटे हैं, तो उस समय में ये रामायण महाभारत जो ये सीरियल जो है, जो पहली बार जब शुरू हुआ था, तो वो उस इनिशियल ईयर्स में वो पैदा हुए। आज भी बच्चे जो है वो उस टाइम को बड़े फॉन्डली याद करते हैं। उनको ये भी याद है कि ये जो तीर चल रहे हैं, ये जो लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में, ये वाला तीर इसका जीतेगा और ये वाला तीर इसका जीतेगा। सो यहाँ तक उनकी वो है। सो आई फील के आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो सब यंगस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा लिटरेचर और पढ़ने की इच्छा, ये इनिशियल ईयर में माँ बाप को पैदा करने के लिए करना चाहिए। जी। सो ये एक समथिंग वन हैज़ टू लर्न। दूसरा है कि हमको 6 साल का था मैं, तो पिताजी वो आरएसएस की शाखा पे ले गए। आपने गए कभी? आपने देखा? मैंने हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब मैंने लोगों को जाते हुए देखा, मॉर्निंग में जाते हैं वॉक करते। तो हम लोग उस समय से आरएसएस के साथ जुड़े। एक तो देशभक्ति की भावना, देशभक्ति के गीत, तीसरा जो फिजिकल एक्सरसाइज, उसके साथ गेम्स होती थी, वो भागने की, जीतने की, उसके अंदर लालसा होनी। तो एक इनिशियल ईयर में वो आपके अंदर वो किस तरीके से देशभक्ति, लीडरशिप इन्फ्यूज कर देती। आज जैसे कोई बच्चे को आप हॉबी क्लासेस में डालते हैं, जी। मैं आपको उस समय का और इस समय का मैं दोनों कंपैरिजन बता रहा हूँ। तो उस समय हमारे पास ऑप्शंस कहाँ थी? 70s में, 80s में इतनी ऑप्शंस कहाँ? मतलब टीवी तो ना मात्र होता था। आज तो टीवी में ही आपके 100 चैनल हैं, 200 चैनल हैं, पता ही नहीं लगता कि एक चैनल की दोबारा बारी कब आएगी। तब तो कोई था ही नहीं। 74 में पहली बार दूरदर्शन आया। जी। तो दूरदर्शन आया तो जैसे 5:30 बजे शाम को शुरू होता था, तो वो 5 बजे उसका ना वो राउंड एक आना शुरू, वो टूं वो करता। तो हम लोग तो 5 बजे लगा के उसको भी देखते रहते थे, कुछ तो देखने को मिल रहा है। टुडे यू डोंट हैव। हमने वो टाइम देखा हुआ है, वो रेडियो होता था हमारे घर में, तो जब रेडियो को ऑन करते थे, वो ट्यूब्स वाला रेडियो होता था। आप तो यंग हो, बच्चे हो, आपने तो देखा नहीं होएगा कोई ऐसा। वो उसको ऑन करते थे तो उसको 3 मिनट लगते थे गर्म होने को। अच्छा। तो तब वो रेडियो चलता था। फिर कभी उसके ऊपर वो लगा के एक वो बिनाका प्रोग्राम आता होता था, जो
अमीन सियानी का एक वो प्रोग्राम आता होता था उस समय, तो बड़े इंटरेस्ट से उसको भी ढूंढ ढूंढ के चैनल लगा कर, कभी वो हिल जाता था कभी कुछ, तो उस समय देखते थे। दोज थिंग्स जो आज डिजिटल ज़माना है, तो आज का तो उसके साथ जब आप पीछे मुड़ के याद करते हैं तो आपको एक ऐसा स्वप्न सा लगता है कि जैसे एक वो ना प्री मिडीवियल एज के अंदर हम लोग उस समय में रह रहे हैं, यार बड़े ही ये पुराने लोग होंगे। लेकिन ये कैसे ये ज़माना बदला है। आज से 10 साल 20 साल पहले वो पेजर होता था, आज पेजर एक हिस्ट्री है। किसी को, आपकी जनरेशन को पता ही नहीं होना कि पेजर क्या होता है। नहीं पता। आपने तो स्कूल वो सीधा मोबाइल ही देखा है ना। सो देयर यूज्ड टू बी एक पेजर, एक यहाँ पे लगाते थे। अच्छा। उसके अंदर वो आवाज़ आती थी, जब तो उसको निकाल के देखते तो उसमें एक फ़ोन नंबर आता था। फ़ोन नंबर आता था, जहाँ बैठे हो तो वहाँ से आप डायल करते थे कि ये पेजर पे ये फ़ोन नंबर आया। हाँ जी, ओ जी मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ बोल रहा है, घर से फ़ोन है तो घर का नंबर आ जाएगा, किसी और का है तो वो देयर यूज्ड टू बी ए पेजिंग कंपनी। सो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली। सो यहाँ आकर हमने बीकॉम ऑनर्स करी, उसके बाद मैंने सीए करी, फिर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग करी, फिर मैंने अपनी सीए की प्रैक्टिस शुरू करी। सीए की प्रैक्टिस जो है करते करते ही हमने साथ में फिर स्टॉक ब्रोकरेज का काम शुरू कर लिया। तो स्टॉक्स में हम लोग लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज से शुरू हुए थे, वहाँ के मेंबर थे, फिर धीरे धीरे एनएससी के बने, बीएससी के बने, सो सीडीएसएल के, एनएसडीएल, एमसीएक्स, जितने एक्सचेंज आते गए हम धीरे धीरे उसके मेंबर्स बनते रहे। फिर हमने एक वो शुरू करी, एक बीपीओ कंपनी शुरू करी, उसके अंदर कॉल सेंटर का काम हमने वो शुरू किया। और एक टाइम पे हमारे पास 6-7 हज़ार लोग काम करते थे। सो विद गॉड्स ग्रेस वी गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड हम लोग उसको उसके लिए मेहनत से खड़ा कर पाए। लेकिन ये बदलाव एक आया कि 1995 में हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे इस क्षेत्र के इंचार्ज होते थे, और मेरे पिताजी पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो हमारे घर आए, पिताजी से मीटिंग चल रही थी, तो जैसे घर में कोई आया तो हम भी जैसे मिलने जाते हैं तो नमस्ते नमस्ते हुई, तो उन्होंने बिठा लिया पास। तो क्या करते हो? मैं कहा जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पार्टी के लिए क्या करते हो? मैं कहा जब चुनाव होता है तो हम लोग चुनाव में 15-20 दिन छुट्टी लेके चुनाव में काम करते हैं, तो कि रेगुलर कोई काम नहीं करते। मैंने कहा जी नहीं। तो मेरी उनसे इतनी बात हुई, अगले दिन मेरे को उन्होंने यहाँ चंडीगढ़ की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। वहाँ से मेरी एक पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। तो 5-6 साल में कार्यकारिणी का सदस्य रहा, फिर उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक हमारा विंग है, मैं उसका अध्यक्ष बन गया। फिर उसके बाद मैं 3 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर उसके बाद मैं 10 साल प्रदेश का अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद अब पिछले 5 साल से हिमाचल का सह प्रभारी हूँ। सो जर्नी तो ऐसी रही हमारी। अब तो सर ये तो एक बहुत ही वाइड जर्नी है और अभी भी आप कंटिन्यू कर ही रहे हो। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपको किसी इंसान को जानना हो तो आपको पता लग जाएगा अगर उनकी लाइब्रेरी बुक बड़ी है या उनका टीवी का साइज़ बड़ा है। तो मुझे तो आपकी लाइब्रेरी ऑलरेडी इतनी बड़ी दिख रही है, और जैसे आपने बताया मुझे कि बचपन से, तो बेसिकली आप सही कह रहे हो कि हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग बचपन से ही होती है। तो आपको जैसे शुरू से बुक्स पढ़ने का शौक़ रहा होगा, आपने वहाँ से शुरुआत की, धीरे 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 आपने जो अभी तक आपने जो चीज़ें करी, तो वो बचपन का इम्पैक्ट रहता है कि आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी हुई है या आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से उस टाइम आपका मतलब परवरिश करी है।
तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आपने मुझे बता दिया उसका आंसर कि आपने शुरू से तो प्लान नहीं किया था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। आप तो अपना बिजनेस कर रहे थे अलग, जैसे आपने बताया कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आप यू वर डूइंग गुड। तो ये एकदम से ही शिफ्ट आया कि जैसे उन सर से मीटिंग के बाद, या कभी सोचा था कि? देखो, आई वॉज बॉर्न इन अ पॉलिटिकल फैमिली, तो लीडरशिप के गुण तो कुछ ना कुछ तो खून में भी आते होंगे। हाँ बिल्कुल। अब वो कितने आते हैं, देयर इज नो रिसर्च। हम लोग अपनी क्लास के अंदर भी, हम पढ़ाई में, मैं हमेशा जो हमारी क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स होते थे, मेरा बचपन से अब तक मेरा वही मेरी जो है स्टैंडिंग रही है। शरारती भी हम सबसे ज़्यादा होते थे, लीडरी भी करते थे, और लेकिन टीचर्स की भी बहुत इज्जत करते थे। आज भी मेरा कोई पुराने टीचर मिलते हैं तो मैं उनके जो है पाँव को हाथ लगा के उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, बिकॉज आई फील कि आज मैं कुछ भी जो बना हूँ तो आफ्टर ऑल मेरे टीचर्स की भी उसके अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो कोई भी चीज़ जो है, कोई एक होता है कि कोई सडन होती है, कोई सडन वाला कोई ये स्विच नहीं है कि आप एक दिन आया तो आप एक प्रोफेशनल से आप लीडर बन गए, ऐसा नहीं होता। एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है, एक आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आप उस प्रॉब्लम में से आप सॉल्व करके बाहर निकलते हो तो आप एक तरह से सक्सेसफुल हो जाते हो। आप उस प्रॉब्लम में ही डूब जाते हो, आपको हिस्ट्री आपको कहीं याद ही नहीं करती है। सो मेरे को लगता है कि एक तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली विद गॉड्स ग्रेस कि मेरे को घर में ही एक ऐसे व्यक्ति ने मेरे को इस साइड की तरफ डायरेक्ट कर दिया। अब उस समय तो शायद कोई लोग नाम भी नहीं जानते थे उनका, लेकिन आज हमें याद आता है वो हमारे घर आए थे तो उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ के मेरे को इस काम पे लगाया था। सो आई वुड से कि हर व्यक्ति के जीवन में जो ऑलमाइटी है उसने कोई ना कोई डायरेक्शन फिक्स करता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, कोई कारण ज़रूर होता है। आज आप हमारी भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई ऑलमाइटी का कोई डिज़ाइन होगा, कोई कारण होगा। शायद वो तुम्हें पता हो, शायद ना पता हो, शायद साल बाद पता लगे तुमको भी मुझको भी, बट देन एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। आई फील कि हर व्यक्ति को अपना काम जो है सच्ची निष्ठा के साथ अपना काम करे, साफ मन के साथ कि किसी का बुरा करने की कोई अपनी इच्छा नहीं है। हम जो कर रहे हैं उससे समाज का, देश का कुछ भला हो। एक तो गांधी जी कहा करते थे कि आप कुछ भी कर रहे हो तो जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है अगर उसके लिए फायदेमंद है तो जरूर करो। सो अब हम उस दायरे में पहुंच गए हैं। आई डिड माई प्रोफेशनल लाइफ as a youngster also, as a professional also, as a businessman also. I have done that circle, उसको आप कंप्लीट मान सकते हैं। उसके बाद एक पॉलिटिकल सर्कल के अंदर हम लोग आए, बट उसके बिसाइड्स दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क इन द सोशल सेक्टर, कि जिसमें मेरी 2 NGOs हैं। मैं कभी ब्लड डोनेशन कैंप में 114 कैंप लगा चुका हूँ। मैं ब्लड डोनेशन में अपने सारे परिवार को मैं इन्वॉल्व किया, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको इन्वॉल्व साथ में कर लेते हैं। कितने लोगों को मैंने इस साइड पे इनकरेज किया होगा। कभी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अभी कोविड आया था तो हमने एक कोविड केयर सेंटर सरकार को चाहिए था, हम सबसे पहले हम आगे आए कि जी लोग डर रहे थे, घरों में छुपे हुए थे,
कि मेरे को ना हो जाए। हमने कोविड केयर सेंटर चलाया 50 बेडेड का, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री दवाइयाँ, फ्री स्टे, फ्री खाना पीना, उनका लुक आफ्टर भी फ्री, ऑक्सीजन का प्रबंध किया उनके लिए, वो भी फ्री। हमने अपनी तरफ से जोखिम उठाने से वो डरे नहीं। तो भगवान ने हमारे को वो इतना अच्छा मौका दिया कि जिसमें जब मैं किया उसके बाद मेरे को गवर्नर साहब ने मेरे को जो अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया उन्होंने। सो भगवान आपको मौका देता है, आपने मौके पे चौका मारा कि नहीं मारा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सोशल वर्क, पॉलिटिकल लाइफ, एज अ बिजनेस पर्सन एंड ऑथर, प्रोफेशनल लाइफ, है ना, तो ये आप सारी चीज़ें अभी भी कर रहे हो या इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ, या फिर ऐसा है कि बिजनेस थोड़ा साइड पे है, ज़्यादातर सोशल वर्क की तरफ आप अब है लाइफ में अब ध्यान पहले से, तो अभी कैसे? नेचुरली कोई ना कोई चीज़ आपके फ्रंट गियर पे होती है, कोई थोड़े से बैक गियर पे होती है। तो जो मेरा सीए की फर्म है जिसमें मेरे पास 70-80 लोग काम करते हैं, हमारा 5 जगह पे हमारे ऑफिसेज हैं, उनकी कोई समस्या आती है, कोई क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मेरे को जो है स्पेयरिंगली मैं भी, आप समझ सकते हो कि महीने में टोटल लगाऊं तो एक दिन मैं अपने प्रोफेशन को देता हूं। ऐसे ही मेरा बिजनेस है जो स्टॉक ब्रोकरेज का बिजनेस है, समझ लो एक महीने में अब एक दिन वो बिजनेस को चला जाता है। जो मेरी एनजीओज हैं उनके काम हैं, एक हम विडो राशन स्कीम है जो पिछले 6 साल से मेरे जब पिताजी का देहांत हुआ उनके नाम से मैंने शुरू करी। हर महीने जो 70-80 विडोज़ को उनको महीने का राशन देना, वो उसका काम है। देन मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके हमने 7 किताबें लिखी। वो किताबों में हमने इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हमने वो उसके अंदर लिखी हैं। हर किताब में 52 स्टोरीज़ हैं, सो 364 कहानियाँ तो हमारी उसमें लिखी हुई हैं। फिर अब हमने कोविड के टाइम से हमने उसकी वो बनानी शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू कर दी। हर संडे को हमारा सनरेज के नाम से चैनल है, उस पे हम वो इंस्पिरेशनल स्टोरी हर संडे को लोड करते हैं। हाँ, बुक रीडिंग मतलब खुद सुनाते हो आप? हाँ, मैं और वाइफ हम स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा। तो वो एक हमने वो शुरू किया। फिर मैं कोई पिछले 25 साल से मैं रोज़ सवेरे 6 बजे एक गुड थॉट जो है वो कोई 5,000 लोगों को वो भेजता हूँ। एक वो सीरीज़ चल रही है मेरी, 25 साल उस चीज़ को हो गए हैं। फिर उसके साथ जो कहीं पे कोई हॉस्पिटल्स में मैं कुछ जो ऑपरेशंस हैं मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ, कुछ पीजीआई में, कुछ 32 के हॉस्पिटल में। सो वो साइड बाय साइड वो काम चलता है। फिर एक मंदिर है, वहाँ पे पिछले 20 साल से हम लोग लंगर की सेवा हर ट्यूसडे की वो हमने ली हुई है अपने ऊपर, तो वो वाली सेवा करते हैं। सो एक बड़ा हमारा जो सोशल उसका कॉज है उसके लिए हमारी एनजीओज़ के थ्रू हम वो करते हैं। तो समझ लो महीने में 2-3 दिन उस काम में भी लग जाते हैं। देन आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूटी क्रिकेट एसोसिएशन। ये 40 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको जो है वो एफिलिएशन नहीं मिलती थी। सो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। जब मैं उसका अध्यक्ष बना तो लड़के फिर मैं इसके लिए जो मान्यता लेके आया। आज चंडीगढ़ के हज़ारों बच्चे नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। फिर हमने उसके माध्यम से एक गली क्रिकेट शुरू किया शहर के अंदर। आज उसमें भी हर टूर्नामेंट में अभी 7,000 बच्चे खेले हैं अप्रैल के महीने में। 14 से 19 साल की उम्र के बीच में सब कॉलोनीज़ और शहर के गांव से, शहर से वो बच्चे वो वहाँ पर खेले हैं। हर एक को हम लोग ड्रेस देते हैं, हर एक को किट देते हैं, लेकिन उससे ओथ दिलाते हैं कि मैं नशा नहीं करूँगा कभी। सो हमने वो नशा मुक्ति की तरफ हमने एक मेजर काम उसके अंदर किया।
Then I am president of DAV College Alumni Association. उसमें अब DAV कॉलेज के अंदर हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम उसके अंदर ला रहे हैं. देन आई एम चेयरमैन ऑफ चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कमेटी. तो जहाँ की स्पोर्ट्स में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शहर की, मैं उसके लिए मैं करता हूँ. फिर हिमाचल के मेरे पास सह प्रभारी की जिम्मेवारी है. तो हिमाचल में मेरा लगभग समझ लो महीने में 10 से 12 दिन मेरे तो हिमाचल में लग जाते हैं. फिर चंडीगढ़ शहर में जो यहाँ के लोकल लोगों की, कि मैं चुनाव लड़ा यहाँ पे पिछले साल लोकसभा का, तो सब लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं कोई आती हैं तो उसको भी अटेंड करना. यहाँ की लोकल पार्टी के भी काम हैं, फिर अपने केंद्र के काम भी हैं. सो अभी मेरे को केंद्र ने मेरे को एक NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके बोर्ड के पे मेरे को जो अपॉइंट किया. सो महीने में एक दिन हैदराबाद भी जाना पड़ता है. सो इट्स अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. कोई एक चीज़ दूसरे के साथ कोई मेल नहीं खाती है. तो होता क्या है कि वो माइंड में आपको जिग जैगिंग होती है. एक टाइम आप एक चीज़ को हैंडल कर रहे हो, दूसरे टाइम आप दूसरी चीज़ को हैंडल कर रहे हो. तो जो आपके के देखने वाले हैं, तो मैं सारों को यही कहूँगा कि एक काम होता है फोकस्ड अटेंशन का और एक काम है वेरिड अटेंशन का. आप चाहे 20 काम करो, लेकिन जब आप एक टाइम पे आप एक ही काम करो. मल्टीटास्किंग ना करो. मल्टीटास्क करना जरूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मल्टीटास्क से डेवलप होती है. लेकिन व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन वन इशू, देन रिमेन फोकस्ड ऑन वन इशू, सॉल्व दैट एंड देन ओपन द नेक्स्ट वन. एग्जाम में जाते हो तो आप 5 सवाल इकट्ठे तो जवाब नहीं देते ना. आप एक सवाल पढ़ोगे, उसका जवाब लिखोगे, फिर आप दूसरे सवाल पे जाओगे. सेम वे लाइफ में होता है. आपकी देखो फैमिली की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फैमिली भी आपसे, बच्चे कहेंगे भी आप ये हमको नहीं टाइम दे रहे पापा, तब क्या करोगे. माँ बाप की रिक्वायरमेंट होती है, बहन भाई की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. सो लाइफ इज अबाउट अ बैलेंसिंग टेक्निक ओनली ना. आप कैसे करते हो. आप एक यंगस्टर हो, आप एक चैनल रन करते हो, आपकी कहीं रिक्वायरमेंट अपने फैमिली के प्रति होगी, कहीं आपकी रिक्वायरमेंट अपनी कंपनी के प्रति होगी, कहीं आपने जहाँ से पढ़े हो अपने स्कूल कॉलेज से, कहीं उधर दिल करता होगा कि मैं कुछ गिव बैक कर सकूं उनको. जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए होते हो, आपका दिल करता है कि मैं इस क्षेत्र के बेहतरी के लिए कुछ कर सकूं. जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े होंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ और बेहतर कर सकूं. सो अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे चारों तरफ हैं. लेकिन कोई व्यक्ति है कि वो एक जॉब करता है तो वो सवेरे 9 बजे से लेके 6 बजे तक वो जॉब करता है, तो बस उसकी लाइफ एक जॉब एंड फैमिली, ये दो चीज़ों के बीच में ऑसिलेट करती है. आई एम सेइंग टू एवरीवन, ट्राई टू डू 5 थिंग्स 10 थिंग्स, लेकिन एक टाइम पे जब आपका वो एक फोकस है, माइंड के अंदर 2 प्रॉब्लम्स को इकट्ठा ना सॉल्व करो. ये क्या है. तो सर, जैसे आप इतने रोल्स प्ले कर रहे हो और बहुत ग्रेसफुली, तो आपको क्या लगता है कि हमारी फैमिली का भी सपोर्ट बहुत मैटर करता है ना इस चीज़ में. जैसे आपके बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, पेरेंट्स हो गए, एज अ पॉलिटिशियन या सोशल, मोर ऑफ अ सोशल वर्कर, तो आपके परिवार की क्या भूमिका रही है इसमें. देखो, मुझे लगता है कि परिवार जो है ना, उसके बिना आदमी कुछ सॉल्व कर नहीं पाता. परिवार की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है. या जिसका परिवार ही ना हो, उसके लिए तो वो एक तरह से फुल टाइम उसी अटेंशन में दे सकता है. लेकिन जब आपका परिवार है, मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो हमारे जो पोती हैं वो भी, वो आकर जब वो
हमारी गोद में बैठ जाती हैं तो आपको भी लगता है दुनिया की बाकी सब चीज़ें भूल गई, बाकी सारे सुख एक तरफ हो जाते हैं, आपको अपना ग्रैंड चाइल्ड में जो है वो पूरा इंटरेस्ट आ जाता है। घर के अंदर भी बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, यू विल हैव टू गिव द डिवाइडेड अटेंशन टू एवरीवन। आप तब तक, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते अपनी दफ्तर की प्रॉब्लम्स, अपनी सोशल लाइफ की प्रॉब्लम। घर में शांति और अच्छा माहौल अगर घर में है तो आदमी एक अच्छे ढंग से दुनिया की तरफ भी हेल्पिंग हैंड बन सकता है। जो घर के पंगों में ही फंस गया तो वो बाहर के लिए क्या कर पाएगा। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और, जैसे कोई भी इंसान जब सोशल वर्क में आता है या फिर पॉलिटिकल करियर अपना शुरू करता है तो शुरू में उनका इंटेंट यही होता है कि हम सोशल वर्क करेंगे, समाज सेवा करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो एक पावर का गेम बन जाता है, तो लोग थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र को, पॉलिटिकल इंसान की बात कर लें हम, वो कोई भी पार्टी से रिलेट कर सकता है। तो जैसे आप इतना ग्राउंडेड रहते हो, लोगों से मिलते हो और समाज सेवा आपकी प्रायोरिटी है अभी भी, तो कौन सी ऐसी चीज़ है एक जो आपको ग्राउंडेड रखती है? वो आपके बचपन की कोर वैल्यूज़ हैं, या फिर जब आप लोगों से मिलते हो तो आपको वो चीज़ ओवर पावर करती है कि हाँ नहीं, मुझे लोगों की समाज सेवा में ज़्यादा रहना है, और अभी तक ये चीज़ आप इम्पैक्ट नहीं होने देते आप अपनी लाइफ से, वो किस तरह से मैनेज करते हो? देखो, मेरी सबसे बड़ी ताकत जो मैं सोचता हूँ, दैट इज़ माय कनेक्शन विद माय ऑलमाइटी। जी। और मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं अपना कनेक्ट होता है, भगवान के साथ हो सकता है, किसी का अपने गुरु के साथ हो सकता है, किसी का अपने घर के अंदर ही कोई माँ बाप, कोई गुरु के रोल में कुछ वो उसको गाइड कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन हो। और आई वुड से कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसा मेरा कनेक्ट मेरे को बचपन से ही, मेरी मदर ने मेरे को हर मंगलवार मंदिर लेकर जाती थी। शुरू में तो हम लोग वो प्रसाद खाने के लिए चले जाते थे कि बड़ा स्वाद प्रसाद मिलता है। धीरे धीरे वो प्रसाद कब अंदर जाके हमारी भावना में परिवर्तित हो गया ये तो हमें पता ही नहीं लगा, बिकॉज इट बिकेम अ रूटीन। और मैं आज 62 इयर्स का हूँ, एंड आई कैन से कि इन द लास्ट 50 years of my life I have not missed more than 2 or 3 Tuesdays कि जिसमें एक बार मंडल कमीशन के लिए कर्फ्यू लग गया था तो मैं मंदिर नहीं जा पाया था। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मैं शिप में था तो वहाँ पे मंदिर नहीं जा पाया था। शायद 2 या 3 बार ऐसी होगी, मैं हर ट्यूसडे को मंदिर ज़रूर जाता हूँ। एक आपका ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि देखो हर एक की लाइफ में समस्याएं तो आती हैं ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और उस दृष्टि से जब भी मैं जाता हूँ, मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ तो आई एम अलोन, तो मैं आई ट्राई एंड कनेक्ट विद माई लॉर्ड। तो मेरी को कोई भी समस्या होती है, मेरे को लगता है मैं सबको बोलता हूँ अच्छा मैं कल बताऊँगा इसका क्या हल करना है। तो मैं सुबह सैर कर रहा होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई डाउनलोड कोई कर रहा है मेरे माइंड के अंदर, उस चीज़ का वो हल आ जाता है। दूसरा, अपनी नीड्स को आप 0 लेवल पे रखो। नीड्स का मतलब अब आई एम अ टीटोटलर, मैंने आज तक जीवन में कभी जो है शराब तो क्या, मैंने कभी बियर भी नहीं पी,
कभी मैंने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। हम लोग हमारे घर में जब से होश संभाला, संडे को हमारे घर में सत्संग होता था। वो पहले मेरे दादा करते थे, फिर मेरे पापा करते थे, अब वो हर संडे को मैं करता हूँ। किसी दिन मैं बाहर हूँ तो मेरे बच्चे करते हैं। मेरे तीनों बेटे जो हैं वो साईं बाबा के आश्रम से पुट्टपर्ती से पढ़ के आए हैं, 2-2 साल उन्होंने वहाँ लगाया है। तो जो दिमाग होता है ना, जो ये उछलने वाला दिमाग, उसको स्टेबलाइज करने के ये तरीके हैं कि आप कहीं ना कहीं उसको किसी ऐसी शक्ति के साथ आप कनेक्ट कर लें तो वो आपके दिमाग को स्टेबलाइज कर देता है। तो मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ दैट के बहुत छोटे होते ही माँ बाप ने सही दिशा दिखानी शुरू करी। जहाँ पिता ने मेरे को जीवन के मूल्यों के बारे में, मेरे को हेल्थ के बारे में, मेरे को गुरु मंत्र देने के बारे में, जहाँ उन्होंने वो ख्याल रखा, माँ ने मेरे फिज़िकली मेरे को जहाँ लुक आफ्टर किया, खाना पिलाना, और मेरे को जो एक रिलीजियस माइंड सेट की तरफ मेरे को बढ़ाया, तो मेरे मदर का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। और मैं सोचता हूँ कि उसी तरीके से मैंने अपने अगली जनरेशन को भी वैसा बताने की कोशिश करी है। सो एक तरह से लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप उस अपॉर्चुनिटी पे अगर आप काम कर लोगे तो उसके बाद आपको तरक्की मिल जाती है। माइंड नीचे रखो, नीड्स को कम रखो, शोशेबाजी में ज़्यादा ध्यान ना दो, दिखावे की तरफ ध्यान ना दो। और मेरे को लगता है कि भगवान हर व्यक्ति को रास्ता दिखाता है। तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं? जी। ठीक है। तो सर, आप यंगस्टर्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि जो आपने बातें बोली सारी, उससे तो यही लगता है कि आपने जो आपके पेरेंट्स थे उनके लेसन से, या उन्होंने जो सिखाया आपने वो चीज़ें फॉलो की, रादर देन कोई खुद गलतियां करके ऐसे सीखने से। तो जैसे हमें भी बहुत लोग कहते हैं, हम भी बहुत जगह पढ़ते हैं, या कोई भी जो हमारी एज के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में वो चीज़ें करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या, जैसे आपने कभी नशे की बात करी, वो चंडीगढ़ पंजाब ही नहीं, हिमाचल में भी जैसे मैं कुछ लोगों के साथ मिली हूँ तो वहाँ पे भी नशे का बहुत बड़ा, आप न्यूज़पेपर में देखोगे हर दूसरे दिन ये नशा चिट्टा ये सब चीज़ें, और बहुत ही यंग लोग इसके ट्रैप में फंसते हैं, जो कि हमारे कंट्री की एक फाउंडेशन है यंगस्टर्स। तो उनको भी आप एक तरह से क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो जाने अनजाने किसी न किसी तरीके से वो इस चीज़ में फंसते ही जा रहे हैं। सेम चीज़ आपने मुझे यहाँ बताई, आपने तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है इसके लिए, वो गली क्रिकेट वाला जो आप बता रहे थे, बट अगेन इस चीज़ को इतना अभी रोक कंट्रोल कुछ भी कह लो वो नहीं हो पा रहा, अभी तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो, नीचे गिरना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक अर्थ की भी एक ताकत है जो जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और पानी ऊपर से नीचे आता है। तो आप पहाड़ के ऊपर से पानी छोड़ दो तो आपको कोई धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन अब नीचे से पानी को ऊपर ले जाना है, आपको पाइप लगानी पड़ेगी, आपको नीचे पंप लगाना पड़ेगा, आपको ऊपर रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, उसको ऊपर भेजने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होएगी। वो सारा कुछ करके तब आप पानी को ऊपर भेज सकते। सेम वे लाइफ के अंदर शॉर्टकट, गलत रास्ता, चाहे वो आप एक इसका ड्रग्स वाली बात कर रहे हैं, दूसरे भी कई गलत रास्ते हैं। वो रास्ते हर व्यक्ति को के लाइफ के अंदर आते हैं। मैं
मैं चोरी कर लूं। बड़ा आसान काम है। अर्न करके कोई चीज़ लाना बड़ा मुश्किल काम है। वो बचपन में कैसे आपको वो चीज़ को हैंडल कर लेता है कोई, एक तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है। मैं छोटा होता था, मेरा ख्याल है 7-8 साल का, मेरे को बर्फ़ी खाने का बड़ा शौक था। हमारे को उस टाइम पे ये पॉकेट मनी 25 पैसे पॉकेट मनी मिलती थी रोज़। यू कैन इमेजिन, आज तो 25 पैसे पे आप हंस पड़े हो। उस समय 25 पैसे में वो बर्फ़ी की 2 टुकड़ियाँ आ जाती थी। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय ईटिंग इट। एक दिन मैंने कहीं देखा कि जो मेरे मदर जो है ना, वो अपने अलमारी में ना वो पैसे रख रहे थे। तो मैंने देखा कि वो जो है कि यहाँ पर वो जैसे चेंज होता है ना, तो वो वहाँ एक जगह पे रख देते थे। तो मेरी नज़र वहाँ पड़ी। तो एक दिन जैसे दिल किया कि थोड़ी बर्फ़ी और खा लें, तो मैंने वहाँ से 50 पैसे उठा लिए। अब मेरे मदर ने तो देख लिया। उन्होंने, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने बर्फ़ी खाई, अब अपना आनंद ले लिया। अब शाम को मेरे मदर से कोई मेरी हमारे एक कज़न ब्रदर हैं, तो वो और मेरी भाभी वो मिलने आए हुए थे। तो हम इधर बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। तो वो उनको, मेरे मदर उनको बोलते हैं कि मेरा घर ते ना सारा टाइम खुला रहता है, मैं तो कभी अलमारियां नूं भी ताला नहीं लाया। मेरे बच्चे तो बड़े ही ईमानदार है, कभी इन्होंने एक पैसा इधरों उधर नहीं किया, और मैनू बड़ा फख्र है अपने बच्चों ते। इतनी पंजाबी तो समझ लेंगे ना आप। तो ऐसे करके मेरे मदर ने उनको ये बात सुनाई। अब वो लोग तो चले गए और मैं माँ के सामने मैं फूट फूट के रो पड़ा। मेरी मदर कहती, क्या हुआ? मैं कहा, जी आपने तो इतनी तारीफ़ कर दी मेरी, मैं तो 2 दिन पहले ही आपकी अलमारी से 50 पैसे लेके मैंने बर्फ़ी खाई थी। फिर क्या हो गया? और खाने का दिल करता है तो मेरे से और पैसे ले ले, ऐसे उठा के क्यों लेना? दैट इज़ वन इंसिडेंट। अगर उस इंसिडेंट पे मेरे मदर ने मेरे को नीचा दिखा दिया होता, या डंडा पकड़ के धुनाई कर दी होती, या किसी के सामने ये कहा होता कि चोर है, तो शायद वो वाली आदत कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर स्टे कर जाती। मेरी माँ ने उसको एलिवेट करके मेरे को कहाँ से कहाँ ले गई। आज मेरे जो शहर में आप किसी के पास जाएंगे, किसी को पूछेंगे, तो वो लोग मेरे ईमानदारी की मिसाल दे देंगे। सो दिस एट्रीब्यूट्स टू माई मदर। यस। तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंटिंग अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे खुद ही इस चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। आप तो ये पहली पाठशाला बच्चे की माँ की गोद ही होती है ना, वहीं से तो शुरू होती है। और अगर हम अच्छी माएँ नहीं बनाएंगे तो अच्छे बच्चे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। आज माँ होगी जो अपना कैरियर बना रही है, मेरे हिसाब से तो कैरियर से भी कहीं अधिक है कि जो बच्चा जो है वो एक अच्छा नागरिक बने,
वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक देशभक्त व्यक्ति बने। जैसे शिवाजी की आप कहानी पढ़ो तो आपको उस कहानी में जीजाबाई का करैक्टर अगर ना हो तो छत्रपति शिवाजी नहीं बन सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर नारी शक्ति की कदर है। बाकियों में राइट्स हैं कि जी इक्वल राइट्स, दुनिया बात करती है, कहाँ इक्वल राइट्स आपको अफगानिस्तान में कहीं आपको इक्वल राइट्स देखते हैं? उन्होंने तो अब एक आंख भी बंद करानी शुरू कर दी कि एक आंख से देखा करो। पाकिस्तान में आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं, बांग्लादेश में आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं। ये जो पढ़े लिखे जो दूसरे देश हैं जो वो भी लॉ से ड्राइव करते हैं इक्वल राइट्स, लीगल उसमें से। हमारे यहाँ पे राइट्स कि अगर नारी समाज ठीक है तो देश ठीक चलेगा, ये हमारे दिमाग के अंदर डाला गया, क्योंकि नारी ही जन्मदाता है जी। आदमी को भगवान ने ये पावर नहीं दी कि यू कैन गिव बर्थ टू अनदर पर्सन, ओनली नारी को दी है। हमारे तो भगवान के नाम भी आप किसी का लो तो उसमें नारी का नाम गौरी शंकर आएगा, आपको शंकर गौरी नहीं बोलते। सीता राम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते। राधा कृष्ण बोलते हैं। मतलब भगवान ने भी अपने से पहले नारी का नाम को वो दी है। मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे तो बचपन से हमारे को 5 मदर्स के बारे में सिखाया जाता था। जब ये जन्म से ये चीज़ सबसे पहले जो 5 मदर्स को याद रखो, पहली दुर्गा माँ, दूसरी है धरती माँ, तीसरी है भारत माँ, चौथी है जो गौ माता, जो गौ माता का भी जो है उसको भी हम माँ मानते, और 5वीं है जो माँ जिसने आपको जन्म दिया है। हम तो हमारे यहाँ तो जो है नदियों को भी माँ कह के बुलाते हैं। सो जो है तो नारी का जिस देश के अंदर जो श्रद्धा भाव भारत के अंदर है, श्रद्धा की मैं बात कर रहा हूँ, राइट्स तो कोई भी लीगल राइट्स कोई दे सकता है, लीगल से नहीं कुछ होता, लेकिन श्रद्धा के मामले में जो हमारे देश ने किया है, और अच्छे नागरिक हैं तो आप उसकी फैमिली हिस्ट्री पढ़ो और उसके मदर के बारे में जानो। ये मैं आज के यंगस्टर्स और स्पेशली गर्ल्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है आपके अंदर वो ताकत है जो ब्रह्मा जी ने पुरुष को भी नहीं दी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन हो गई। तो सर, जैसा आपका हिमाचल और चंडीगढ़ के साथ एक अलग रिश्ता है, तो आप इन दोनों जगहों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि आने वाले समय में कहाँ, कौन सी क्षेत्र में हम अभी पीछे रह रहे हैं और कौन सी क्षेत्र में अभी आपको लगता है कि हम काफ़ी आगे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, करियर, जो यंगस्टर्स की बात की जाए तो? देखो, मुझे जो लगता है कि हमारा समाज, देश और दुनिया वैल्यू सिस्टम में पिछड़ रही है। जो आज से 50 साल पहले जो बोलते थे ना जी, वो उसने कह दिया जी पत्थर ते लकीर है, आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से। आज एफिडेविट भी ले लो तो वो आदमी वो काम नहीं कर पाता कि जो उसने एफिडेविट भी दिया हुआ है। ये फर्क क्यों है? ये वैल्यू सिस्टम की एक गिरावट है, जहाँ पे हम व्यक्ति के जो उसके कैरेक्टर को, चरित्र को जो बनाना होता है ना, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हम उसको संवारने सजाने में वो लग गए। जैसे कि होता है ना कि अंदर, मन के अंदर तो बुराई छुपी पड़ी है। हम लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, वो सारी बड़ी अच्छी तरह जानने लग पड़े।
फेस को सुंदर कैसे दिखाना है ये तो पढ़ाया जा रहा है, दिल को सुंदर कैसे बनाना है ये कोई पाठशाला ही नहीं है। आप देखोगे सुबेरे का अखबार, किसी दिन का अखबार उठा के देख लो, जो मुख्य पृष्ठ के ऊपर अगर 25 खबरें हैं तो उसके अंदर 15 खबरें नेगेटिव होंगी। किसी ने उसको मार दिया, किसी ने भाई का कत्ल कर दिया, किसी ने माँ बाप भाई बहन, कोई रिश्ता छोड़ा नहीं है। ये वैल्यू सिस्टम की गिरावट जो हो रही है, इसके ऊपर आप जैसे यंगस्टर्स को, आपके जैसे चैनल्स को काम करना चाहिए कि वैल्यू सिस्टम खड़ा हो। कोई तो पास होए ना। आज बच्चा पास होता है तो उसको कहते हैं यार इसको 10 लाख का पैकेज मिल गया, 20 लाख का, 50 लाख का पैकेज मिल गया, माँ बाप सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा जाता है जहाँ पे कंपनी पे जाता है, 4 दिन में कोई वहाँ पे फ्रॉड कर देता है, वो जो 50 लाख करोड़ का पैकेज होता है वो जीरो हो जाता है, बच्चा जेल में हो जाता है। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? हमारा सिस्टम, हमारी वो घर की जो है, कोई पेरेंटिंग में है। अब बच्चा घर स्कूल से आता है तो माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं। वो जॉब से ही आएंगे 6 बजे, वो घर आता है तो उसके पास या फ़ोन है या कंप्यूटर है या टीवी है, तो उसने माँ तो उसमें देखी, और चैनल पे जो आता है मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। कोई कंप्यूटर में क्या देख सकता है बच्चा, उसके पास पूरी जो है लाइब्रेरी कुछ भी हो सकती है। सो वेयर आर वी प्रोड्यूसिंग दोज चिल्ड्रन? सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट वी हैव टुडे। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड। हमको कोई कहता था कि जिराफ के ऊपर ऐसे लिखना है, तो हम स्कूल की लाइब्रेरी जाते थे, 10 किताबें ढूंढना, उसके अंदर कहीं जिराफ की एक फोटो मिल जाए, उसको देखकर फिर उसको उसके ऊपर पेपर रख के उसकी वो बनाते होते थे कि ऐसे इसकी फोटो छाप लें। फोटो खींचने वाली भी चीज़ नहीं होती, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो उसको उसमें से कोई चीज़ें नोट करके ऐसे लिखते थे। आज के बच्चे के पास क्या है? फोन पकड़ो, एक शब्द डालना है, जिराफ। आपने AI है, चैट GPT है, गूगल है, आप कुछ डाल दीजिए, आपको बना बनाया पूरा ऐसे आपके सामने आ जाएगा। आपको कोई दिमाग की जरूरत ही नहीं है उसमें। बढ़िया से बढ़िया ब्रेन और घटिया से घटिया ब्रेन दोनों बराबर हो गए, घोड़े गधे बराबर करते, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। सो टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कनेक्टिविटी आपकी, आज यहाँ से अभी हम बैठे अमेरिका वाले बंदे से बात कर सकते हैं। हमारे टाइम पे कहाँ होता था? एक वो कॉल बुक कराते थे, सुबह से शाम तक फ़ोन के पास बैठना पड़ता था। आपने तो वो टाइम ही नहीं देखा होना बच्चे। नहीं देखा। शहर से बाहर कॉल करनी होती थी ना, तो कॉल बुक करानी पड़ती थी, बुक कराते थे, उसके ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज वाला जी अच्छा करते हैं, 2-2 घंटे फ़ोन नहीं आता था। जब फ़ोन आना तो उन्होंने कहना कि अच्छा जी वो लो जी वो मिल गया। तो जहाँ पे आपने कॉल किया तो वो बंदा नहीं है वहाँ पे, आपकी कॉल भी लग गई, आपके पैसे भी वेस्ट हो गए, बंदा फिर नहीं मिला। सो आज तो आप इमीडिएटली कर सकते हो। डिजिटल वर्ल्ड के अपने फ़ायदे हैं, इस चीज़ के फ़ायदे से हमको आगे बढ़ना है, इस चीज़ के अंदर डूबना नहीं है। दीज आर द वेज एंड मीन्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जैसे कार है, कार आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए है। कार आपकी जिंदगी नहीं है कि उसमें बैठ जाओ। फोन जो है वो आपकी जिंदगी नहीं है। फोन एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है जिसको आप यो, कंप्यूटर है, टीवी है, दे आर मशीन। जो रिश्ते हैं वो हैं जो निभाने वाले, रिश्तों की जो बुनियाद है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला है, वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। यूज ऑल दीज गैजेट्स। आपके ये कैमराज लगे हुए हैं सुंदर सुंदर से,
उस टाइम पे कहाँ होते थे, ऐसे कैमराज ही नहीं होते थे। आज हर हाथ में एक कैमरा है, मिनट में तो रील बन जाती है, कुछ भी छाप दो। हर आदमी, आपका कोई चैनल होगा, आपका कोई अखबार होगा, आपका कोई जो है टीवी का कोई वो होगा, ओटीटी होगा, उसमें कोई एडिटर होता है, वो चेक करता है ये चीज़ मैं छापूं, लिखूं, दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि आई एम आंसरेबल। आज के सोशल मीडिया पे हुज आंसरेबल। आप अपना सोशल मीडिया खोलो, आधे मिनट में आप दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति के ऊपर 10 उल्टी सीधी बातें लिख दो, यू आर एडिटर ऑफ योर सेल्फ। कितनी फ्रीडम है। हमारे टाइम पे कहाँ ऐसी फ्रीडम होती थी, कहाँ ऐसे गैजेट्स होते थे, कहाँ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती थी। लेकिन तब भी मैं यूथ को यही कहूँगा, यूज देम एज गैजेट्स, दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ के लिए फिर मेहनत करना, सही राह पे चलना, अच्छी परवरिश होना, अच्छा शरीर होना, ये सबसे ज़्यादा, ये दीज आर द बिगर ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सुनी हुई आपने कहानी बिगर ब्लॉक्स वाली? नहीं सुनी? तो टाइम कम है, मैं आपको 1 मिनट में आपके श्रोताओं के लिए, कि जैसे एक टीचर समझा रहा था क्लास के अंदर, तो उसने एक जग रखा। उस जग के अंदर उसने जो है वो डाल दिए 6 बॉल डाल दिए, टेनिस के बॉल। और उसने क्लास में पूछा कि अब जग में कोई जगह है? तो सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, जग में कोई जगह नहीं है। उसने कहा ठीक। उसने नीचे से डब्बा पकड़ा, छोटे छोटे पेबल्स, जो छोटे स्टोन्स होते हैं ना इतने, जिसको वो बोलते हैं बजरी बोलते हैं, उसने वो बजरी टाइप वो निकाला और वो चम्मच के साथ उसने उस जग में डाला। वो 10 चम्मच उस बजरी पे गई, बिकॉज बॉल, एक बॉल के साथ दूसरा बॉल रखोगे, देयर इज अ स्पेस। तो जब वो भर गया तो फिर उसने पूछा टीचर ने बच्चों को कि इसके अंदर अब स्पेस है? कहते नहीं। उसने फिर नीचे से एक और मग निकाला, उसमें रेत थी। अब उसने उसमें रेत डालनी शुरू करी, 2 मग रेत पै गई, क्योंकि रेत तो कहीं भी कॉर्नर के अंदर चली। अब बच्चे भी बड़े हैरान कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि अब कोई स्पेस है इसमें? कहते नहीं। अब उसने 2 बॉटल पानी निकाला, उसमें पानी डाल दिया। तो फिर उस टीचर ने बच्चों को समझाया कि ये जो आपको पता है, ये 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, वो क्या हैं? बच्चों ने तो फिजिकल चीज़ों का नाम बोल दिया। उसने कहा कि ये जो बॉल है ना, ये आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, ये आपकी लाइफ का वैल्यू सिस्टम है, जो आपका भगवान से जुड़ाव है, कोई अपना गुरु से जुड़ाव है, किसी का भी अच्छे काम करने हैं, ईमानदार होना है, आपने झूठ नहीं बोलना है, जो आपको, जिसको वैल्यू सिस्टम कहते हैं, ये वो है। और जो ये बजरी डाली है मैंने, ये आपकी एजुकेशन है, कि उसके बिना भी आपको आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये एजुकेशन है। और जो ये रेत डाली है मैंने, ये आपकी जो क्रिएशंस हैं, कि जैसे कोई गाड़ी ले ली बढ़िया सी, कोई घर बना लिया तुमने, कोई अच्छे सुंदर कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, ये वो जो हैं वो कर लिया, ये रेत है। और ये जो पानी है, ये जिंदगी की मस्ती है। सो द टीचर सेड कि अब बेटा आप ये सोचो, जिस आदमी ने इस जग को पानी से भर लिया, तो क्या वो मस्ती में, बचपन से वो अपनी मस्ती में जा रहा है? ना उसने वैल्यू सिस्टम पे टाइम लगाया, ना उसने एजुकेशन पे लगाया, ना जिंदगी की क्रिएशन पे लगाया। तो उसने मस्ती से उसको भर लिया। चाहे आप उसके अंदर नशा डाल दो या कुछ भी डाल दो, अब उसमें आप एक
एक पेबल भी डालोगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, स्पेस ही नहीं है आपकी लाइफ में, इट्स नॉट पॉसिबल। सो द स्टोरी सेज कि व्हाट आर द बिगर ब्लॉक्स इन योर लाइफ। बिगर ब्लॉक्स को अपनी लाइफ के जग में पहले डालना, क्योंकि बाद में उसके लिए स्पेस नहीं होगी। सपोजिंग आपने, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वो 50 लाख का उसको मिल गया, उसने अपनी लाइफ को छोटे पेबल से उस जग को पूरा भर दिया, लेकिन उसने ईमानदारी सीखी नहीं थी। पहली जॉब के अंदर ही उसने पूरी एजुकेशन में हार्वर्ड क्वालिफाइड कर दिया कि जी बच्चा तो जी कमाल है जी, 3 करोड़ का पैकेज तो शुरुआत हो रही है। तो उसके पेबल्स के साथ वो जग भर गया। अब डालो उसके अंदर बॉल, तो डलेगा क्या? नहीं डलेगा। सो इनिशियल ईयर्स के अंदर वो पहली आपको वो बिगर ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सो यू कैन कोट दिस एनीवेयर, व्हाट आर द बिगर ब्लॉक्स इन योर लाइफ। किसी आदमी से पूछोगे आपके जीवन में बिगर ब्लॉक्स क्या है? यार किसी से फरेब नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, सुबह उठ के सैर करनी है, सुबह उठ के मेरे को भागना है, एक्सरसाइज करनी है, मेरे को अपना मंदिर जाने का रूटीन है, मेरे को बड़ों की सेवा करनी है। ये कहीं सिखाया थोड़ी जाता है। नो एजुकेशन सिस्टम इज टीचिंग अबाउट इट। ओनली पेरेंटिंग कैन। तो आपकी सब बातों से मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरे दादाजी हमें ना बचपन में गीता की स्टोरीज़ या महाभारत यही सुनाते थे रात को पूजा के टाइम। तो जो आपने पूरी कॉन्वर्सेशन की, ये उनकी एक बात ये थी कि जैसे लोग सोचते हैं ना हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ये करेंगे, मतलब उनको उनके भविष्य निर्माण की टेंशन रहती है, जबकि उनको उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की टेंशन रहनी चाहिए, क्योंकि जिसका कैरेक्टर ठीक है वो अपना करियर या भविष्य फ्यूचर खुद बना लेगा। तो ये गीता में ये लाख रुपए की बात है। हाँ, तो आपने जो मुझे बात बताई, मुझे बिल्कुल उनकी वही बात याद आ गई कि बचपन में कैरेक्टर बिल्डिंग करो, फ्यूचर वो खुद आपके सामने या आपके सुनने वालों का जब भी कोई सवाल आए कि ये मैं काम करूं या ना करूं, आंख बंद करके अपने दादा दादी या नाना नानी को सोच लेना और ये सोचना कि अगर वो इस चीज को अप्रूव करते हैं ना तो आप सही कर लो, अगर वो इसको अप्रूव नहीं करते तो बिल्कुल ना करना। मैं ये एक ओपन चैलेंज आपके श्रोताओं को यहां पर दे रहा हूं। आंख बंद करके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करके सोच लेना तो आप सही रास्ता पकड़ो। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा भी मतलब मुझे पर्सनली भी ऐसे लगा कि आपने ऐसे लेसन्स दिए हैं जिनको मैं लाइफ टाइम के लिए कैरी कर सकती हूँ। आई होप सब लोगों को फ़ायदा ही होगा ये पूरी बातें सुन के। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। मेरी भी यही उम्मीद है कि आपके लोगों का फ़ायदा हो और हम एक अच्छा राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ें। ये सिर्फ हम लोग आजकल सिर्फ अपने राइट्स की बात करते हैं, थोड़ा उसके साथ हमें पहले अपनी ड्यूटीज़ की बात करनी चाहिए। जी, थैंक यू सर। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे लोगों के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी श्री संजय सर के अनुभवों से सीख पाएँ और अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।